अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और रिफ्यूज़ल लेटर जो कि रिसेंटली एक कैंडिडेट का आया फॉर ऑफिस मैनेजर। कैंडिडेट ने ऑफिस मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उनका इंटरव्यू हुआ और अनफॉर्चुनेटली उनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ल का रीज़न क्या था, कहाँ प्रॉब्लम आई, किन क्वेश्चंस में मसला आया, वो डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। पूरा रिफ्यूज़ल लेटर हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन रिव्यूज़ लेटर की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। प्लीज़ विजिट आवर चैनल क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं। सो प्लीज़ विजिट आवर चैनल। चलिए मूव करते हैं अपनी रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। सो रिफ्यूज़ल लेटर के स्टार्ट में आपको बताया जाता है दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्किल वर्कर ऑन 10/7/2024 एंड आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने स्किल वर्कर के लिए अप्लाई किया था और आपको वो बता रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का भी आपको बताया गया है दैट यू कैन अप्लाई फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ऑफ दिस डिसीजन। अगर आपको लगता है कि केस वर्कर की तरफ से कोई एरर आया है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई करें। एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू अप्लाई कैन बी फाउंड अंडर द नेक्स्ट स्टेप सेक्शन। और जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई कैसे करेंगे वो आपको आगे जो है वो रिफ्यूज़ल लेटर में बताया गया होता है। और अगर आपको नहीं पता तो हमारी ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो इस पर अपलोडेड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में। हमारे चैनल को अगर आप विजिट करें तो प्लेलिस्ट में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की जो वीडियो है वो मिल जाएगी। सो उस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड द रीजंस फॉर दिस डिसीजन आर सेट आउट इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब इसका डिसीजन का रीज़न क्या है वो आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए रीजंस की तरफ मूव करते हैं। सो रीजंस में है, इट इज़ नोटेड दैट ऑन योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म VAF you are asked, we may wish to talk to you about your application, which language would you prefer to use, to which you stated English. During the interview I note the following questions and responses. अब questions और responses की तरफ move करते हैं. So the very first question is, what is standard occupation classification code for your job and who paid your visa fee? What is your husband job and who you have chosen UK for this job? अब इनके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डिड यू चूज़ एनी अदर कंट्री, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके, डू यू हैव रिलेटिव इन द यूके एंड टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके, व्हाट विल यू डू ऑन डे टू डे बेसिस। हमारी जो भी इंटरव्यू की वीडियोज़ होती हैं हम उनको अपलोड करते हैं, तब इस क्वेश्चन का हम लाजमी जिक्र करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत ही ध्यान से देना है, बहुत ही सोच समझ कर प्रैक्टिस करके फिर आपने इसका आंसर करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसके बाद जो है एक और भी क्वेश्चन है दैट डू यू नो वेयर यू विल बी स्टेइंग इन द यूके, कि आप यूके में कहाँ पर स्टे करेंगे। इनके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देन फिर हम रीजंस की तरफ मूव करेंगे कि इन क्वेश्चंस की वजह से जो है वो रिफ्यूज़ल क्यों आया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, what are your future plans, why did you choose a career in office management and how do you handle a situation where there was a conflict or a disagreement between two members of your team conditions। अब इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो कैंडिडेट सही तरह से नहीं दे सके थे, जिसकी वजह से उनका जो वीज़ा है रिफ्यूज़ हो गया। लेकिन अब हम मूव करते हैं रिफ्यूज़ल रीजंस की तरफ, जो कि रिफ्यूज़ल लेटर में मेंशन है। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अ स्किल वर्कर वीज़ा, द जॉब यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड फॉर मस्ट बी एन एलिजिबल जॉब एट और अबव अ मिनिमम स्किल लेवल। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जॉब भी अप्लाई की जाती है फॉर स्किल वर्कर, उसके लिए एक लेवल होना लाजमी है, एक स्किल लेवल होना लाजमी है। अंडर द स्किल वर्कर वीज़ा रूट, स्किल वर्कर वीज़ा पर अगर आप आना चाहते हैं, द रोल यू आर लुकिंग टू फिल मस्ट बी स्किल टू एट लीस्ट RQF लेवल 3 विच इज़ रफली इक्विवेलेंट टू A लेवल्स। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है कि आपके पास कितनी क्वालिफिकेशंस होने लाजमी है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यू डोंट नॉट नीड टू होल्ड अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द स्किल्स लेवल रिक्वायरमेंट। इट इज़ द स्किल लेवल of the job that you will be doing that will determine whether the threshold is met। अब यहाँ पर भी क्वालिफ़िकेशंस की ही बात की जा रही है कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस इनफ नहीं है उस चीज़ के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। एंड यू क्लेम टू हैव एक्सपीरियंस इन अ सिमिलर रोल, कि आपने बताया है कि आपके पास सिमिलर रोल में जो है क्वालिफ़िकेशंस तो नहीं लेकिन एक्सपीरियंस आपके पास है। बट आई नोट दैट यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी एविडेंस ऑफ दिस एक्सपीरियंस और रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशंस, कि आपने कोई भी एक्सपीरियंस लेटर सबमिट नहीं करवाया एज एविडेंस। And I also note that when asked about the skills you have, you did not name any skill you possess to
enable you to undertake the role of office manager other than punctuality and confidence। अब जब आपसे स्किल्स के बारे में पूछा गया कि कौन से स्किल्स जो है रिक्वायर्ड हैं, तो आपने सिवाय पंक्चुअलिटी और कॉन्फिडेंस के और कुछ भी नहीं बताया। योर कॉन्फिडेंस इज़ सो गुड, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा है। एंड एज़ पर योर कॉन्फिडेंस यू आर एबल टू डू दिस जॉब, कि अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। दैट वाज द आंसर ऑफ द कैंडिडेट। बट बीइंग एन ऑफिस मैनेजर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट इनफ फॉर यू। लेकिन अगर आप ऑफिस मैनेजर बनना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि आप जो है वो इनफ कॉन्फिडेंस आप में नहीं है। सो यू नीड टू नो मोर अबाउट योर रोल, तो आपको ज़रूरत है कि अपने रोल के बारे में और थोड़ा सा जानें। That as an office manager role, there is no need any software or application, but you need to know how to use MS Word। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एज अ ऑफिस मैनेजर अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको MS ऑफिस के बारे में पता होना लाजमी है, ये एक रिक्वायरमेंट है। यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू मेंटेन ड्यूटीज़ ऑफ स्टाफ अंडर योर सुपरविजन एंड हाउ टू हैंडल देम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने स्टाफ की ड्यूटीज़ को किस तरह से मेंटेन करना है और अपनी सुपरविजन में किस तरह से उनको हैंडल करना है। यू आंसर मी अबाउट दिस इन ब्रीफली, हाउएवर यू डिड नॉट आंसर मी इन डिटेल। अब यहाँ पर आपने जो बेसिक आंसर है वो दिया और उसको भी शॉर्टली डिस्क्राइब किया, डिटेल में नहीं आंसर दिया। देयरफॉर आई एम नॉट सेटिस्फाइड यू आर एबल टू डू दिस। अब उन्हें नहीं लगता, वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आप इस जॉब को करने के लिए सूटेबल हैं। एंड इट इज़ reasonable to expect that someone who has experience in the same job role would have developed, be aware of, and able to state useful skill that their experience has given them। अब यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपको फिर इन सारी यूज़फुल स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए जो आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। लेकिन क्योंकि आंसर नहीं दिया गया, उस तरह का आंसर नहीं दिया गया, आंसर बहुत बेसिक था, डिटेल नहीं थी, इस वजह से जो है आपका वीज़ा उसको रिफ्यूज़ किया गया है। And after that, they also mentioned that I am satisfied about the documents you have provided as per your job and your job requirement, and all documents are verified and genuine. However, about your relationship with your spouse rise to serious suspicion about leading to a fraudulent marriage. I tried many times to contact your spouse and for an interview, especially between 16 to 16:46 local time. यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया, बट इनिशियली ही डिड नॉट पिक अप द कॉल and later on his number going not responding. This can lead to serious doubts about your relationship. I am therefore unable to confirm that your marriage is genuine। अब यहाँ पर इंटरव्यूअर ने मेंशन किया है कि उन्होंने जब आपके स्पाउस को, क्योंकि आप डिपेंडेंट को साथ लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने आपके स्पाउस को कॉल की, उनसे बात करने की कोशिश की इंटरव्यू के लिए, लेकिन पहले तो कांटेक्ट हो नहीं रहा था, कॉल पिक नहीं हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद जो नंबर है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, नंबर ऑफ हो गया था या कोई और इशू आ गया था उसमें। इसलिए उनको डाउट है कि पता नहीं आपका जो आपकी जो मैरिज है वो जेन्युइन भी है या फिर फ्रॉड है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर मेंशन की गई है। फर्दर, आई नोटेड दैट योर स्पाउस in Pakistan through verifying his detail on Federal Board of Revenue website. It makes me suspicious that he is not doing any job or business in UK. So how is it possible to help you financially? अब उन्होंने जब फेडरल बोर्ड में सर्च किया हस्बैंड के बारे में आपके, तो उन्हें जो है वो काफ़ी सस्पिशियस लगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी उनकी जॉब और बिज़नेस नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान में उनका कोई जॉब है या कोई बिज़नेस है। तो वो ये देख रहे हैं कि ये फिर पॉसिबल कैसे है कि वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करें। Furthermore, you tell me that your husband is doing security guard. As per Pakistani minimum income, security guard's maximum salary is about 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ 50,000 पे करते हैं मैक्सिमम सिक्योरिटी गार्ड को। Therefore, I am not satisfied that he is able to do this। अब 50,000 की सैलरी में उनको नहीं लगता कि वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सकेंगे इन द UK। Moreover, your certificate of sponsorship states that in your role you are required to collaborate with other team members by contributing and presenting ideas to marketing and promotion campaigns. You are therefore expected to be able to do that। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपके पास जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में ये चीज़ मेंशन है कि आप टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करें और आइडियाज़ को जो है वो प्रमोट करें, कैंपेन चलाएं, मार्केटिंग करें। तो ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन थी जिसका डिटेल्ड आंसर आप नहीं दे सके।
एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसके अलावा इन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की है कि आपने अपनी टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करना है, प्रेजेंटेशंस रेडी करनी है, आइडियाज़ जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं, तो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। एंड एज पर यूके इमिग्रेशन रूल, स्किल्ड वर्कर एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट देयर इंग्लिश लैंग्वेज ability on the common European framework of reference for languages in all four components like reading, writing, speaking, and listening is of at least level B1. As evidence of how you met this requirement, you have submitted an IELTS certificate which shows that your English language proficiency is at CEFR level B1. However, when you were invited to attend your interview, you requested to have it conducted in English, but you are not able to communicate at least CEFRB level B1. So it is reasonable to expect a genuine skill worker to be able to communicate in English. अब यहाँ पर बताया गया है कि आपने IELTS का सर्टिफिकेट सबमिट करवाया, जो कि एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी जब आपसे इंटरव्यू के बारे में जब पूछा गया था, तब भी आपने ये कहा था कि इंग्लिश में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन आप उस लेवल तक इंग्लिश बोल नहीं सकते थे। लेवल B1 तक जहाँ पर एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, वहाँ तक आपकी इंग्लिश उनको सही तरह नहीं लगी। द फैक्ट दैट यू वर नॉट एबल टू कम्प्लीट योर इंटरव्यू एज पर CEFR level B1 in English cast further concerns on your credibility as a genuine skilled worker, on your ability to perform your duties as described on your certificate of sponsorship। अब उन्हें ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे जो ड्यूटीज़ मेंशन है, आप उनको करने के लिए सूटेबल नहीं हैं, और उन्हें ये लगता है कि एक जनरल स्किल वर्कर जो है, उनकी इंग्लिश जो है वो उतनी ही प्रोफिशेंट होनी चाहिए जितनी एक लेवल B1 के कैंडिडेट की होती है। तो उनको वो भी इस चीज़ में जो है ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है। And also at the end of the interview, you confirmed that you understood all the questions and that you were happy with the conduct of the interview and that you are feeling fit and well. And you did not have any other information to add. I am therefore satisfied that you were given an opportunity to answer all the questions to the best of your ability. Given all of the above, I am not satisfied that you genuinely intend or are able to undertake the role for which you are being sponsored. I therefore refuse your application under paragraph of the Immigration Rule Appendix L worker. अब इसमें इन्होंने यही चीज़ मेंशन की है कि एक तो आपने जब B1 लेवल का जो सर्टिफिकेट है सबमिट करवाया, जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं ऑब्वियसली रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के, और आपने उस चीज़ का सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाया, लेकिन फिर भी आप उस लेवल की इंग्लिश नहीं बोल सके थे। और आपको जो है अगर यूके में काम करना है, तो उसके लिए इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी जो है वो होनी चाहिए कि आप किसी से कम्युनिकेट कर सकें और अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। और उन्हें ऐसा लगता है कि इस सब वजूहात की वजह से यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस जॉब। एंड ऑल्सो एंड पर आपसे पूछा गया था कि आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई, जिस चीज़ को आपने कंफर्म किया कि आपको सब क्वेश्चंस की समझ आई है, और आप इस इंटरव्यू से खुश हैं और फिट फील कर रहे हैं, और आप और कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते। इसलिए अब उनको ये लगता है कि इन सब रीज़न्स की वजह से आप जो है इस रोल के लिए सूटेबल नहीं है, जो रोल आपको दिया जा रहा है, और इमिग्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंगली आपका जो वीज़ा है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपके साथ एक रिफ्यूज़ल लेटर शेयर किया। आई होप आपने इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा होगा। सो वी स्ट्रांगली एडवाइस यू टू प्रैक्टिस बिफोर द इंटरव्यू और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो कॉमेंट बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।